कानपुर में मुसलमानों के कब्रिस्तानों की हालत मखदूश है। कब्रिस्तानों की जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। यूपी हुकूमत ने कब्रिस्तान के तहफ्फुज के लिए जो बड़ा बजट जारी किया था वो सिर्फ कागज के पन्नों पर ही रह गया है। जमीनी हकीकत काफी तल्ख है। लोगों ने कब्रों पर घर, मकान, दुकानें तामीर कर रखे हैं। कानपुर की मुस्लिम तंजीमों और शहर काजी ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कानपुर के कब्रिस्तानों का दौरा किया और कब्रिस्तानों पर काबिज लोगों की लिस्ट तैयार की और इंतजामिया को सौंपने का वादा किया ताकि इस ज़िम्न में बेहतर कदम उठाया जा सके। साहब के नेतृत्व में पूरी टीम कब्रिस्तानों का सर्वे करने निकली थी। कब्रिस्तान की बड़ी शिकायतें आ रही कि हर कब्रिस्तान के अंदर अतिक्रमण होता चला जा रहा है, लोग कब्जे कर रहे हैं, लोग कारखाने चला रहे हैं, यहाँ तक के जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, जिसका उदाहरण अभी हम लोग आप भी देखा होगा, आप लोगों ने भी, हम लोग दिखाया है सबको कि इस तरीके से कब्रिस्तानों के ऊपर इन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। एक आदमी बसता है, एक कब्रिस्तान के अंदर एक तकियादार होना चाहिए जो कब्र खोदे, लेकिन इन लोगों ने क्या, हर कब्रिस्तान के अंदर 10-10, 20-20 तकियादार हैं। फिर वो 100-100, 200-200 आदमी बसाया है। मैं जो है कमरों के, हर कमरे का वो किराया 2-2 हज़ार रुपये ले रहा है। इस तरीके से कब्रिस्तानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। यही हालात बगल में हिंदू कब्रिस्तान है, वहाँ ये नज़ीर है मुसलमानों के लिए कि एक कब्रिस्तान है बगल में हिंदू कब्रिस्तान, उसमें सिर्फ एक आदमी रहता है, एक परिवार रहता है। यहाँ हालात ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ देख लीजिए आप कि इन्होंने दिखाया कि एकदम बर्बाद करके रख दिया। आए दिन इधर कब्जा उधर कब्जा हो रहा। जिस कब्रिस्तान के अंदर जिस तरह से मकानात और जो जानवर, आवारा जानवर अंदर दिखे, जो कब्रें धंसी दिखी, उससे तो बड़ा, और जिस तरह से गंदा पानी बहता हुआ दिखा, ये अफसोस की बात है कि जो शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, ये पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है। ये इंसान के दुनिया से कूच करने के बाद ये स्थान उनके लिए बनाया जाता है कि वो यहाँ एकांत में रहेंगे। मगर अफसोस दर अफसोस कि जो हुकूमतें हैं उनका किसी भी, चाहे वो शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो और क्रिश्चियन के कब्रिस्तान हो, उस और उनका ध्यान नहीं। तो बहुत नाजुक हैं और बेइंतहा ख़राब हैं। इस तरीके के हालात में अगर ऐसे ही कब्ज़े होते रहें तो लोग जो है अपनी कब्रों के लिए मोहताज हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो लोग? और ऊपर प्रशासन से चल के और अल्पसंख्यक वगैरह के अधिकारियों से मिल करके ये बात की जाएगी जो लोग यहाँ बस रहे हैं उनके लिए कोई दूसरा इंतज़ाम किया जाए ताकि वो लोग वहाँ जा कर के रहें और यहाँ की जगहें खाली हों। नाजायज़ कब्रें हो रहे हैं, कोई कबाड़ की दुकान खोल रहा है, कोई मीटर यहाँ पास है। किस तरीके के हालात हैं? ऐसे नाजुक हालात में यहाँ पर ना देखभाल है किसी चीज़ की, ना किसी के कोई मामलात हैं। 10-10 आदमी, 15-15 आदमी यहाँ के ठेकेदार बने हुए हैं और उससे किराया ले रहे हैं। दूसरों को जने गैर दूसरे शहर से लोग आके बसे हुए हैं इतने दिन से, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और एक कब्र खुदती है 10-15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 10 दिन कोई नहीं आया तो वो कब्र जो है मिस्मार कर दी जाती है। तो उस पर दूसरा पता चलता है साल भर के बाद आगे दूसरा घर तैयार हो गया। तो ऐसे नाजुक हालात में हमें जो है आगे चल के बात करनी है और प्रशासन की निगरानी में रख करके काम करना है और जो भी बात होगी वो उसका। बेंगलुरु फसाद केस में एनआईए की चार्जशीट पर एसडीपीआई ने सख्त एतराज जताया है। एसडीपीआई के सेक्रेटरी ने कहा कि इस मामले में मकामी एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के भांजे नवीन, बेंगलुरु के साबिक मेयर सनपत राज भी मुलजिम करार पाए हैं। लेकिन इन मुलजमीन के खिलाफ क्यों यूएपीए के तहत कार्रवाई नहीं की गई? क्या हुकूमत और तहकीकाती एजेंसियां एक ही तबके को निशाना बना रही हैं? वाज़ेह है कि एनआईए की चार्जशीट में एसडीपीआई और पीएफआई का नाम सामने आया है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का घर जलाता है तो वो उसके ऊपर यूएपीए अट्रैक्ट नहीं होता क्या? एक पब्लिक पीए सिस्टम में पीस के लिए जो अपील करता है उसके ऊपर आप यूएपीए लगा रहे हैं। और सबसे पहले ये पूरे मामले का स्टार्ट करने वाला नवीन था। नवीन के ऊपर कोई यूएपीए नहीं लगता। अभी कर्नाटक में ये पैंडेमिक के दौरान तकरीबन 6 महीने में 124 ऑनलाइन केसेस को एसटीपी दर्ज की है। ऐसे ही कौम के ऊपर तबलीगी करोना, इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर टारगेट कर पोस्ट किए थे, एक भी यूएपीए उसके ऊपर नहीं लगा। तो यूएपीए सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए रिजर्व है क्या? एक खास पार्टी के लिए रिजर्व हुआ बना हुआ कानून है क्या? तो ये ना इंसाफी है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसके खिलाफ पूरे लोग एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा। आज एसडीपी का मामला है, कल तुम्हारे घर में भी आएगा, तरसों तुम्हारे घर में भी आएगा। इसके खिलाफ आज हमें चौकन्ना होना है। इंडिया का जो कानून है सबको बराबरी देता है।
मगरबी बंगाल में इमामों मोज़नीन को हुकूमत की जानिब से जो तनख्वाह दी जाती है वो यकीनन नाकाफी है। ममता हुकूमत ने इमामों और मोज़नीन से जो वादे किए थे उसे भी अब तक पूरा नहीं किया जा सका। इसी हवाले से आज कोलकाता में आइमा मसाजिद ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें मौजूद रियासती वजीर फरहाद हकीम से आइमा मसाजिद के ताल्लुक से हुकूमत के मंसूबों को मंशूर में शामिल करने का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि बंगाल में आइमा मसाजिद को 2500 जबकि मुअज्जिन को 1000 रुपए तनख्वाह दी जाती है। मस्जिद के इंटरेस्ट और इमाम के इंटरेस्ट, इमामों के मसाइल हैं, उसको हमारे मुल्क इस बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी अपनी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनाएं, क्योंकि हम लोग मस्जिद के इमाम होने के साथ इस बंगाल के और कलकत्ता के शहरी भी हैं और शहरी होने के नाते हमारे भी कुछ हुकूक हैं। इमामों के जो मसाइल हैं वो इंतहाई पेचीदा मसाइल हैं, उनकी तनख्वाह बहुत मामूली है और उनके दीगर मसाइल हैं। ममता बनर्जी ने 2010 में वादा किया था कि इमामों के लिए हम फ्लैट भी देंगे, लिहाजा हम लोग इस बात की अपील करेंगे कि इमामों की तनख्वाह पे भरपूर तवज्जो दी जाए और उनको फ्लैट दिया जाए। इमामों के जो हालात हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने आज एक मीटिंग बुलाया था। ये चाहते हैं कि इनके जो मसाइल हैं, जैसे जो वक्फ बोर्ड का जो तनख्वाह इन लोग को जो वजीफ़ा मिलता है उसमें इजाफा किया जाए। इमामों का जो बदहाली है, हम लोग वक़फ़ में कई मरतबा जा चुके हैं, उन लोगों को भी मेमोरेंडम दिए हैं और इसीलिए यहाँ के जो वज़ीर हैं फरहाद हकीम साहब, उनको भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। इनके जो मुतालबात हैं, इमामों की जो बदहाली है, न सिर्फ एक समाज के और बिलखुसूस मुस्लिम तबका के एक लोग महसूस करें, इसका मैसेज सबों को जाए कि ये बदहाल हैं, परेशान हैं, मसाइल हल हों, ना सिर्फ कि इनके मसाइल बल्कि इनके ज़रिए कौम के मसाइल हल हों। कि 3 कट्ठा ज़मीन 1 लाख रुपया जो देने का वादा किया गया है उस पर अमल करेंगे और बच्चे जो इमामों के हैं उसको स्कॉलरशिप जो है जो वक्फ बोर्ड से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इमाम यहाँ जमा हुए हैं इस उम्मीद पर कि उन्हें हालांकि हुकूमत की तरफ से वजीफ़ा दिया जाता है लेकिन वो काफ़ी कम है। पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे इमामों का एक ही मुतालबा है कि इनके वजीफ़े में इजाफा किया जाए और ये भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। वज़ारत अक़लियती अमूर की हुनर हाट स्कीम मकबूल होती जा रही है। लाखों की तादाद में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाए गए हुनर हाट में लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 20 फरवरी से हुनर हाट का आगाज हुआ था। मुल्क भर की 31 रियासतों के कारीगरी की दुकानों से सजे हुनर हाट में गुज़िश्ता दिनों जमकर खरीदारी हुई। 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रोजाना आते रहे हैं। पिछले 8 दिनों में यहाँ पर 12 लाख हुनर के कदरदां पहुँचे हैं और अभी वीकेंड के 2 दिन बाकी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि उन्हें यहाँ पर 16 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। ये हुनर हाट जो है कौशल के कदरदानों का कुंभ साबित हो रहा है और जिस तरह से कौशल के कदरदान हमारे स्वदेशी उत्पादनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, उससे हमारे जो वोकल फॉर लोकल का संकल्प है वो एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। अब तक 12 लाख लोग आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि जब 1 मार्च को हुनर हाट का आखिरी दिन होगा तो 16 लाख के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोगों की यहाँ भ्रमण कर चुकी है। अगर हम देखें तो यहाँ बावर्ची खाना भी है, अलग अलग हुनरमंद है, 31 राज्यों से आपने बताया था ज़्यादातर लोग आए हुए हैं। लेकिन जब ये लोग आ रहे हैं तो इनको कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से या दूसरे जरिए से रोजगार के मौके कैसे दे रहे हैं? प्लेटफॉर्म पर भी हुनर हाट मौजूद है। उसके अलावा जो है वो हुनर हाट जो है वो जिम पोर्टल पर भी है और हमारी कोशिश है कि हम कंप्लीट डिजिटल भी करें और जिम पोर्टल भी लाएं और जो लोग नहीं यहाँ आ पाते तो उससे खरीदारी कर सकते हैं। हुनर हाट में तवज्जो का मरकज देसी ब्रांड के प्रोडक्ट और हुनरमंद कारीगरों की मेहनत के नमूनों ने अपनी छाप छोड़ी है। जायकों के अलावा यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट खास तौर पर लगाए गए हैं। हुनर हाट में आने वाले लोग चीजों के कदरदां बनकर हुनर हाट से जाते हैं तो कारीगर भी लोगों की दिलचस्पी से काफी खुश हैं। Nice this time they have a lot of jewelry.
डिफरेंट स्टेट के स्टॉल्स हैं, सब कुछ है. यू टॉक अबाउट रग्स, क्लोथिंग एंड दे हैव अ लॉट ऑफ ईटरीज दिस टाइम. आई फील कि इतना खाना है, कांट कवर इट इन वन डे. देन they have Delhi ki stores and everything. I'm looking at our mojeries, they're very nice, base is very nice and I'm really flattered. तो रिस्पांस बहुत अच्छा है और डेली कस्टमर मतलब बढ़ते जा रहे हैं अच्छे से और डेली की सेल बहुत बढ़िया चल रही है. यहाँ पर रिस्पांस तो काफ़ी सही है. बाकी हुनर हाट पहले से ही हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा देता है कि वहाँ पर हमें नेम फेम तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ एक सेल का प्लेटफॉर्म अलग मिलता है हमें यहाँ पर. मैं यहाँ पर बेसिकली जो हमारा थर्ड जनरेशन हो गई जिस चीज़ को हमें बनाते हुए हम वायलिन लेकर आए थे, जो कि ऑल ओवर इंडिया में पहला वायलिन मेरे ग्रैंडफादर अमीरुद्दीन हसीनुद्दीन ने मैन्युफैक्चर किया था, तो वो वायलिन लेकर आए थे. और उसके अलावा हम एक और इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो कि एक मिडिल ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, हम उसको भी लेकर आए हैं. यहाँ पर ऊद लेकर आए हैं हम, गिटार है, वायलिन है एंड यूकेलेले रहता है. तो ये हम 4 इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए थे और बाकी यहाँ पर रिस्पॉन्स काफ़ी सही है. हुनर हाट की कामयाबी की खुशी मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी वजारत से जुड़े लोगों पर देखा जा रहा है. यही वजह है कि वजारत अगला हुनर हाट लगाने के लिए तैयार है. आने वाले वक्त में हुनर हाट भोपाल, गोवा, कोटा और सूरत में मुनक़िद किया जाएगा. इसके अलावा हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, कोची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर जैसे शहरों में भी इसी साल हुनर हाट का इनाकाद किया जाएगा. कहना चाहिए एक सिलसिला है जो लगातार चल रहा है. वजारत का कहना है कि वो 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग कर चुका है और उम्मीद कर रहा है कि इस मेले में भी जो 16 लाख से ज्यादा लोग आने वाले हैं. कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली. खिलौनों के मैदान में आत्मनिर्भर बनने की जानिब मुल्क का पहला खिलौना मेला शुरू हो गया है. पीएम मोदी ने मेले की इफ्तिताही तकरीब में खिलौना सनत में कई मौके और इम्कानात का जिक्र किया. साथ ही खिलौना सनत से जुड़े लोगों से बातचीत भी की. मुल्क के खिलौना सनत को आलमी बाजार और पहचान देने के लिए पहला खिलौना मेला शुरू हो गया है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिलौनों के इस महाकुंभ का वर्चुअल इफ्तिताह किया. इस दौरान पीएम मोदी ने खिलौना सनत से जुड़े कारीगरों और बनाने वालों से बातचीत की. हमारे देश की टॉय इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है. इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है. पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के खिलौनों की तारीख हिंदुस्तान की जमीन जितनी कदीम है. हमारे सकाफती और रिवायती खिलौनों का जिक्र वेद, पुराण और ग्रंथों में मिलता है और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है. खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है. भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है. हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं. इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलौना मेले की जरूरत और मकसद के बारे में बताया. पीएम मोदी ने कहा कि $100 बिलियन के बैनुल-अक़वामी खिलौना बाजार में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी बेहद कम है और यहाँ 85% खिलौने इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसका बच्चों पर विरासती, सकाफती और ज़हनी असर पड़ रहा है. ये खिलौना मेला 2 मार्च तक चलने वाला है. 1000 से ज्यादा खिलौना बनाने वाले इसमें हिस्सा ले रहे हैं. खिलौनों से जुड़ी दिलचस्प मालूमात यहाँ फराहम कराई जा रही हैं. $400 मिलियन का कारोबार मिलने की उम्मीद है. लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है. नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है. इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है. इसके साथ ही देश टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है. मुल्क के पहले खिलौना मेले के वर्चुअल बूथ की जिम्मेदारी और टाइटलर स्पॉन्सर हैमलेज संभाल रही है, जिसका शुमार खिलौनों के शोबे की बड़ी कंपनियों में होता है. हैमलेज
हिंदुस्तानी खिलौना कारोबार को बढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में खेल सर्कल बनाएगी। साथ ही मुल्क की 743 आंगनबाड़ियों में खिलौनों को तकसीम करेगी। खिलौनों का ये महाकुंभ हिंदुस्तानी खिलौना सनत को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। एक के बाद आपका खैर मकदम है। हजरत इमाम अली का यौम विलादत पूरे मुल्क के साथ साथ नोएडा सेक्टर 22 में भी निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनकाद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी नोएडा सेक्टर 22 में मौलूद काबा हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत मनाया गया। प्रोग्राम में हजरत अली की जिंदगी को अमली जामा पहनाने और उनके बताए हुए तरीकों पर चलने की तलकीन की गई। प्रोग्राम के दौरान राहगीरों को शरबत पिलाया गया, क्योंकि हजरत अली ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी दुश्मन को पानी पिलाया था। प्रोग्राम में हजरत अली की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा गया कि हजरत अली ने हमेशा इल्म हासिल करने पर जोर दिया। जो सबील लगाई गई है, जो सेक्टर 12-22 के अंदर हर साल लगाई जाती है, इस कोरोना वायरस के दौर में, जबकि खुदा का शुक्र है कि अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी अमन व अमान है, हम इस गर्मी के अंदर जो गरीब लोग इस सड़क से गुज़र रहे हैं और जो जिनको प्यास का एहसास होता है, उनके लिए पानी का एक इंतज़ाम करके, शरबत का इंतज़ाम करके हज़रत अली का एक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे के अंदर जिसने हज़रत अली पर तलवार से हमला किया था, उसको पानी पिलाया था। लोगों ने पूछा कि आपने इसको पानी क्यों पिलाया, तो इसलिए कि इमाम फरमाते हैं क्योंकि इसको प्यास लग रही है, इसके चेहरे से पसीना टपक रहा है, लिहाजा इंसानियत का तकाज़ा ये है, ठीक है इसने मुझ पर हमला किया है मगर हम इसको पानी पिलाना चाहते हैं। तो हज़रत अली का पैगाम ये था कि जब मैं अपने दुश्मनों तक को प्यासा देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इंसान को प्यासा और भूखा देखना कैसे बर्दाश्त कर सकता है। प्रोग्राम में शामिल नौजवानों ने इस मौके पर एकता और भाईचारे से जोड़ने की बात कही कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। हज़रत अली की विलादत है जिसको देखते हुए आज नोएडा के सेक्टर 12-22 के अंदर हम लोगों को जो है फ्रूटी वगैरह तकसीम कर रहे हैं, ताकि उनका जो संदेश है लोगों को तो पता लगे कि अली डे होता क्या है। हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि अली ने किस प्रकार काबे में पैदा हुए, उन्होंने किस तरीके से अच्छे कार्य किए, तो उन सब संदेशों को हम जनता तक, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हज़रत अली ने सिखाया है कि जब आप किसी की मदद करें तो ये ना देखें कि वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, ये नहीं देखना है। आपको मदद करनी है हर उस शख्स की कि जो आपके सामने आ रहा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने यही संदेश दिया है कि सबकी मदद करो बिना ये देखे कि वो है किस मजहब का। इस प्रोग्राम में मर्दों ख्वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुल्क में अमन व शांति और कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआएं की। यहाँ पर लोगों को हम अपनी खुशी में और लोगों को भी शामिल करते हैं और हम कोविड-19 के चक्कर में हम यहाँ पर पैक फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारे जो लोग हमारे आते हैं उन लोगों को शामिल करते हैं और दूसरे लोगों को भी यहाँ पैक फूड। हज़रत अली की पैदाइश के रूप में क्या दुआ मांग रहे हैं? हम यही दुआ मांग रहे हैं कि ये बीमारी पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म हो। आज ऐसे हासिल कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिल कर के रहें और एक गरीबों की, मिस्कीनों की, जो हमसे कम तर है उनकी मदद करें जा करके। हजरत अली की याद को ताज़ा करते हुए इन प्रोग्रामों का एक ही पैगाम है कि अमन व भाईचारे के साथ हजरत अली की दी हुई तालीमात को बुनियाद बनाकर समाज आगे बढ़ता रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नोएडा से रोहित की रिपोर्ट। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जश्न यौम विलादत के मौके पर मेरठ में भी खुसूसी प्रोग्रामों का इनकाद किया गया। मेरठ की मनसबिया और पंजतनी इमाम बारगाहों के अलावा अब्दुल्लापुर इमाम बारगाह और दरगाह शाहपीर शाह में भी महफिल और मिलाद का इनकाद किया गया। शोपियां के मारूफ समाजी और सियासी कारकुन यावर बांडे पीडीपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और तर्जुमान सुहेल बुखारी ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। यावर हेरोइट वॉट बिजनेस स्कूल इंग्लैंड के ग्रेजुएट हैं। उनके मरहूम दादा अब्दुल मजीद बांडे साबिक में शोपियां के MLA रह चुके हैं। इस मौके पर अपने खिताब में महबूबा मुफ्ती ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद करें।
कोरोना कहर में माली मुश्किलात के सबब तालीमी सिलसिला मुनक़ता करने वाले तुलबा के लिए मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी फरिश्ता बनकर सामने आई है। सोसाइटी के जरिए यूं तो पहले भी तुलबा को स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाती थी, मगर जब सोसाइटी को मालूम हुआ कि बहुत से तुलबा ने कोरोना कहर में सिर्फ इसलिए अपनी तालीमी सिलसिले को मुनक़ता कर दिया है कि उनके पास स्कूल की फीस भरने के लिए वसाइल नहीं है, सोसाइटी ने भोपाल में सर्वे करके ऐसे तुलबा को तलाश किया जिन्होंने माली मुश्किलात के सबब तालीमी सिलसिले को मुनक़ता किया था। सोसाइटी ने उन्हें स्कॉलरशिप मुहैया करने के साथ उनकी काउंसलिंग का भी सिलसिला शुरू किया है। सोसाइटी ने छत्तीसगढ़ के साबिक डीजीपी AW अंसारी के हाथों तुलबा को स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। 50% आबादी है, एक रोटी कम खाए, लेकिन तालीम को जो है आगे बढ़ाना है। और बता दूं कि कुरान और हदीस में तो तालीम के लिए हुक्म है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अपने कौम के पास में, अपनी कम्युनिटी के पास में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तो खुदा का हुक्म है कि तालीम, और तालीम का मतलब मॉडर्न तालीम, क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ जो है मजहबी तालीम से वहाँ पे कन्फाइन नहीं, कहीं पे कुरान हदीस में बात नहीं कि यही तालीम पढ़ना है। ख़ासतौर से लॉकडाउन के बाद से लोगों के बिज़नेस बुरी तरह बदहाल हो गए थे, लोग परेशान थे और वाकई वालिदैन इस पर मजबूर थे कि स्कूल की फ़ीस उनको अदा करना थी। तो मीकेप्स ने, क्योंकि पहले से भी बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप देता रहा है, लेकिन इस मौके पर हमने ख़ास तौर से ऐसे अफराद को तलाश किया, ऐसे बच्चों को तलाश किया कि फ़ीस की वजह से उनका स्कूल ना छूटे। तो हमने आज स्कॉलरशिप की शक्ल में उनको चेक दिए हैं ताकि वो अपनी फ़ीस अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मीकेप्स की तरफ से हमें चेक मिला है, तो इंशाल्लाह हम इससे फ़ीस अपनी स्कूल की जमा कर सकेंगे और पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पे मीकेप्स हेल्प करते हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तहानात आखिर दर ताखीर का शिकार होते जा रहे हैं। मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तहानात हर साल फरवरी माह में मुकम्मल करा लिए जाते थे, लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी तक मदरसा बोर्ड के इम्तहानात के फॉर्म ही भराए जा रहे हैं। यूपी में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के नुमाइंदा तंजीम टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने इस पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर सालाना छुट्टियों के बाद इम्तहानात कराए जाते हैं तो उससे इम्तहान में तुलबा की शिरकत पर मनफी असर पड़ेगा। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी आजम हामिद ने इम्तहान में गैर मामूली ताखीर के लिए यूपी मदरसा बोर्ड को मोर्दे इल्जाम ठहराया है। 28 दिन होते हैं, वो इसमें चला जाएगा। मार्च के महीने में इम्तिहान अगर करा सकें तो करा लें, क्योंकि अप्रैल में रमज़ान की छुट्टी पूरी चली जाएगी, मार्च के ही लास्ट से शुरू हो जाएगी छुट्टियां और वो पूरा अप्रैल चली जाएगी। मई में करावें फिर इम्तिहान, या तो लास्ट मई में। छुट्टियों के बाद एकदम से इम्तिहान कराना और उससे पहले मुश्किल है, क्योंकि अप्रैल में करा नहीं सकते आप। मार्च का महीना बचता है, फरवरी आपकी इसमें चले जाएगी फॉर्म वार्म भरने में। रायचूर जिला शुमार जनूबी हिंद के तारीखी मकामात में किया जाता है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में तारीखी और कदीम इमारतें मौजूद है, जिनमें अक्सर खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। इन खस्ताहाल इमारतों में रायचूर शहर के पंजबीबी पहाड़ पर वाक़े वॉच टावर भी एक है। तकरीबन 550 साल कदीम इस इमारत को चंद महीने कबल शदीद बारिश की वजह से बड़ा नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिश के सबब वॉच टावर का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, लेकिन कई महीने गुजर जाने के बावजूद आसार कदीमा के हुक्काम की खामोशी बरकरार है। समाजी तंजीम जना संग्राम परिषद के लीडर ख्वाजा असलम अहमद का कहना है कि कई बार मुतल्लिका हुक्काम की तवज्जो दिलाई गई, लेकिन तारीखी इमारत का मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेटर दिया, वहाँ पे मेमोरेंडम दिया, उनसे मुतालबा किया कि इसको देखने के लिए। वो आए, ऊपर गए, देखे, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी। तो गुलबर्गा से कुछ ऑफिसर्स आए, वो लोग देखे, फिर उन्होंने भी कहा कि इसको बहुत ज़रूरी अर्जेंट इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता दिनों इलाहाबाद के बिस्वार गांव में पुलिस की तरफ से मल्लाह बरादरी के अफराद पर तशद्दुद किए जाने और उनकी कश्तियां तबाह किए जाने के मामले पर योगी हुकूमत ने सख्त नोटिस लिया है। योगी हुकूमत ने अब इस पूरे मामले की अदालती जांच कराने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि इससे पहले कांग्रेस की प्रियंका गांधी और पार्टी के रियासती सदर अजय लल्लू ने बिस्वार गांव का दौरा किया था। प्रियंका गांधी ने मुतासिर होने वाले मल्लाहों को 10 लाख रुपए की फौरी माली इमदाद भी फराहम कराई थी। प्रियंका गांधी और अजय
दौरे के बाद इस मामले ने अब एक बड़े सियासी मसले की शक्ल इख्तियार कर ली है। की समस्याएं हैं और उस समस्याओं का जो कहीं पुलिस के माध्यम से हुई या कहीं से हुई है, उसके लिए मेरे साथ यहाँ पे सभी उच्च अधिकारी भी हैं, हमारे बहन में हमारे सांसद रीता जी भी हैं, सभी लोग हैं। तो यहाँ पे योगी जी ने जो मुझे कहा उसके आधार पर यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही होगी, 10 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी। उस इंक्वायरी के आधार पर जो भी अधिकारी, बड़ा हो छोटा हो, जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। मगर साथ ही साथ उसके बीच में जो भी पुलिस के या कोई भी अधिकारी का नाम आ रहा है उनको लाइन हाजिर किया जाएगा। एनजीटी का जो कानून है वो इतना वाहियात है कि उन्होंने इन गरीबों के रोजी रोटी को छीना, और इस पूरे मामले में जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, मैं राजनीति नहीं करना चाहती, उन्होंने जो माफियों के हाथ में पूरा बालू कानून दे दिया, उसके वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और हमारा ये जो हुआ बसवार में वो शर्मनाक है, उसके खिलाफ। मुमताज मुजाहिद आज़ादी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की यौम शहादत के मौके पर भोपाल में उन्हें याद किया गया। जमात उलमा मध्य प्रदेश और सद्भावना मंच के कारकुनान ने भोपाल शहीद गेट पर कैंडल जलाकर मुमताज मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद को याद किया और तहरीक आज़ादी में उनकी अजीम खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली गई। इस मौके पर मुकर्रीन ने हुकूमत से शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की अजीम खिदमात को निसाब का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। इस मौके पर जमात उलमा के कारकुनान ने अवाम में मास्क भी तकसीम किए। अजीम मुजाहिद आज़ादी जनाब चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत दिवस है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि आज हमारे जो अजीम मुजाहिद आज़ादी और जो बलिदान देने वाले लोग हैं हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने आज यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी है और इस मकसद से हम याद कर रहे हैं कि हमारे जो आज़ादी के जो वीर थे हम उन्हें याद करें। आज हम सद्भावना मंच के बैनर तले आज हम हमारे महापुरुष, इस देश के राष्ट्र के नाम जिनका बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है, ऐसे महासपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस पुण्य स्मरण दिवस पर हम सभी एकत्रित हुए। सभी ने कैंडल जला करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।